नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे बाह्य आक्रमण। पिछले वीडियो में हमने बाह्य आक्रमण में शक वंश को पढ़ लिया था। आज हम कुषाण वंश और हुण वंश को पढ़ेंगे और उसके बाद ये जो तीनों बाह्य आक्रमणकारी राजवंश थे, इन तीनों का भारतीय संस्कृति में जो आत्मसतीकरण हुआ वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा आज का जो पहला राजवंश है वो है कुषाण वंश। ये जो कुषाण वंश है इसी को युची वंश या फिर तोचेरियन वंश के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न यह है कि भाई युची वंश या फिर तोचेरियन वंश के नाम से किस वंश को जाना जाता है, तो हमारा आंसर होगा कुषाण वंश। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वो प्रमुख शासक थे हिजुल कडफिस प्रथम, जिसका शासनकाल 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक रहा। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान काबुल को जीतते हुए कंधार और पार्थिया पर अपना अधिकार कर हम कहे भारत में इसने जो है कुषाण वंश की एक मजबूत नींव रखी। ये वैदिक धर्म का प्रबल समर्थक था, यानी विदेशी होकर भी इसने जो भारत की संस्कृति थी, भारत का जो वैदिक साहित्य था, वैदिक धर्म था, इसका समर्थन किया। उसके बाद आया विम कडविल सेकंड, जिसका शासनकाल 65 ईस्वी से 75 ईस्वी तक रहा। इसने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया, बहुत बड़े क्षेत्र को इसने जीत लिया। ये जो था ये शैव धर्म का समर्थक था और इसने अपने शासनकाल में मुद्राएं चलाई, और जिन मुद्राओं का पुरातात्विक विभाग ने जब जांच की उन मुद्राओं की, तो उन मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलाधारी, भगरा चर्माग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृतियां उन सिक्कों के ऊपर अंकित है कि ये जो कुषाण थे और कुषाणों में जो विम कडफिस सेकंड था, इसने जो मुद्राएं चलाई उन मुद्राओं पर हमारा जो वैदिक धर्म है इससे और शैव धर्म से संबंधित हमारे जो देवी देवता है, हमारे जो प्रतीक चिन्ह हैं, उन चिन्हों को अंकित किया गया। जैसे त्रिभुज है, त्रिशूलधारी भगवान शंकर है, भगरा चर्माग्राही है, नंदी अभिमुख भगवान शिव है। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए। ये याद रखिएगा, प्रश्न यह आ जाए कि सर्वप्रथम भारत में अपने नाम के सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो आपका आंसर होगा कुषाण वंश के शासक किम कडफिस सेकंड ने। उसके बाद इसका महान जो शासक था वो है कनिष्क, और कनिष्क हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार कनिष्क का योगदान आरबीएससी ने पूछा है कि कनिष्क का योगदान बताइए। इस कनिष्क के कार्यकाल में कश्मीर के कुंदन वन में पार्श्वनाथ की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म की चौथी संगति हुई। संगति का मतलब बैठक का आयोजन हुआ, सम्मेलन हुआ, हम कहे महासम्मेलन हुआ। बौद्ध धर्म का जो धम्म सम्मेलन है वो हुआ। कहाँ हुआ? कश्मीर के कुंदन वन में। और किसकी अध्यक्षता में? पार्श्वनाथ की में। उस समय शासक कौन थे? कनिष्क। कनिष्क की जो प्रथम राजधानी थी वो पेशावर थी। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और जो द्वितीय राजधानी थी वो इसने बनाई मथुरा। इसने 78 ईस्वी में शक संवत नाम से एक नया संवत चलाया। इसने कश्मीर में कनिष्कपुर नाम से एक नया नगर बसाया। इसने कासगर, यारकंदर और खोतान को विजय कर इनको जीत लिया और इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया।
बोगरा के पास एक जगह पड़ती है जिसको कहते हैं क्या, महास्थान। यानी मोगरा के पास महास्थान नामक स्थान से सोने की मुद्राएं मिली हैं और उन मुद्राओं पर कनिष्क की खड़ी हुई मूर्ति बनी हुई है। यानी कनिष्क उन सोने की मुद्राओं में खड़ा हुआ है। उसके अलावा मथुरा में भी कनिष्क की एक मूर्ति मिली है। जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तो मथुरा से भी कनिष्क की एक मूर्ति मिली और उस मूर्ति में कनिष्क ने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहन रखा है। भारी बूट का मतलब जो युद्ध से संबंधित जो हमारे जो कपड़े थे लोहे से बने हुए जिनमें अस्त्र शस्त्र प्रवेश ना कर सके उन्हें बूट कहते हैं। इन्होंने भारी बूट भी पहन रखा था। कुछ तांबे के सिक्के मिले हैं और उन तांबों के सिक्कों में कनिष्क की वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। यानी जो कनिष्क कालीन जो तांबे के सिक्के हैं उन तांबे के सिक्कों में कनिष्क को वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। यानी कनिष्क ने बौद्ध धर्म के साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारा वैदिक धर्म है, हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं, उनका भी निर्वहन किया है। इसके दरबार में पार्श्वनाथ, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक इसके दरबार में रहते थे। ये जो चरक था इसने आयुर्वेद की एक ग्रंथ भी लिखा था जिसको चरक संहिता के नाम से जानते हैं। प्रश्न यह आ जाए कि चरक संहिता की रचना किसने की, तो हमारा आंसर होगा चिकित्सक चरक ने। प्रश्न यह आए कि चरक किसके दरबार में रहा करता था, तो हमारा आंसर होगा कुषाण शासक कनिष्क। इसने बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी, इस महायान शाखा का प्रचार किया, इसका प्रसार किया और अनेक मठ एवं स्तूपों का इन्होंने निर्माण भी करवाया। देखिए जो बौद्ध धर्म की कुंडलग्राम कश्मीर में जो चौथी बौद्ध संगति पार्श्वनाथ की अध्यक्षता में हुई थी, इस चौथी बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था। एक था महायान शाखा और दूसरी थी हीनयान शाखा। तो जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रबल समर्थक था। कुषाणों ने भारत पर लगभग 230 ईस्वी तक शासन किया। कुषाणों ने अपने शासनकाल में रोम से व्यापार किया और इस व्यापार की बदौलत भारत में आर्थिक समृद्धि आई। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो मजबूत भी हुई। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब हूण। देखिए भारत पर जो पहला असफल हूण आक्रमण था, यानी असफल इसलिए कि आक्रमण तो हुआ लेकिन वो युद्ध हूण जीत नहीं पाए। पहला असफल हूण आक्रमण बंजारे हुर्ण ने किया। इस समय भारत की शासन की जो भागदौड़ थी, भारत पर जिस राजा का राज्य था वो था सम्राट गुप्त। बंजारे हुर्ण और सम्राट गुप्त के मध्य युद्ध हुआ। इस समय इसके जो सेनापति बनाए गए, या हम कहे कि यह जो सम्राट गुप्त है इसी के पुत्र स्कंदन गुप्त के नेतृत्व में गुप्त सेना ने इस बंजारे हुर्ण को हरा दिया। यानी हुणों और भारत की जो पहली मुठभेड़ हुई वो सम्राट गुप्त के शासनकाल में और स्कंदन गुप्त और बंजारे हुर्ण के हाथ में के साथ हुई। उसके बाद छठी शताब्दी में जो हूण थे उन्होंने उत्तर एवं पश्चिमी भारत पर अपना अधिकार कर लिया। हूणों में प्रतापी शासक हुआ तोरकान। कई जगह इसका नाम तोरमान भी मिलता है। इसने पंजाब, राजपूताना जो वर्तमान में राजस्थान है, इसे ही राजपूताना के नाम से जाना जाता था। सिंध, ये जो सिंध है ये वर्तमान में पाकिस्तान में है।
और मालवा आदि क्षेत्रों को इसने जीत लिया। और उसके पश्चात इसने अपने आप को भारतीय राजाओं की तरह महाराजाधिराज की उपाधि से, महाराजाधिराज की पदवी से विभूषित किया। यानी किस हुन शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की, तो वो हो जाएगा तोरकाण या फिर तोरमान। उसके बाद एक प्रतापी शासक हुआ मिहिर कुल, जिसका राज्याभिषेक 510 ईस्वी में हुआ। इसने अपनी राजधानी सियालकोट को बनाया। ये जो मिहिर कुल था, इसे बौद्ध भिक्षुओं से घृणा थी और इसने मठ एवं स्तूपों, बौद्ध धर्म के अनेक धार्मिक स्थलों, अनेक पवित्र स्थलों को इन्होंने नष्ट करवाया। इस मिहिर कुल को मालवा के शासक यशोधर ने युद्ध में परास्त कर दिया। और उसके बाद ये जो मिहिर कुल है, ये कश्मीर चला गया और वहां जाकर अपना राज्य फिर से शुरू कर दिया। इन हुनों के निरंतर आक्रमण से और इनकी बढ़ती हुई शक्ति से जो गुप्त साम्राज्य था वो नष्ट हो गया। दिन प्रतिदिन जो गुप्त साम्राज्य की, जो गुप्त वंश की जो शक्ति हुआ करती थी, उसमें कमी आई और एक समय आया कि गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया। इसी के साथ भारत जो एकता अखंडता के सूत्र में बंधा हुआ था, वो एकता भी नष्ट हो गई और भारत पुनः कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। उसके बाद देखिएगा आता है हमारा अंतिम जो टॉपिक है, अंतिम जो बिंदु है हमारे इस चैप्टर का, वो है आत्मसातीकरण। देखिए आत्मसातीकरण का मतलब क्या है? आत्म यानी स्वयं। भाई आत्म का अर्थ होता है स्वयं, कि भाई हूण, शक और कुषाण जो थे ये सभी के सभी विदेशी थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो भारतीय संस्कृति थी, जो भारतीय परंपराएं थी, जो भारत की धार्मिक साहित्य था, उस साहित्य को इन्होंने माना, उस साहित्य में अपना आत्मसातीकरण कर लिया कि ये स्वयं भी उस साहित्य को मानने लग गए। जैसे बात करें कुषाणों की, तो कुषाणों ने वैदिक धर्म और शैव धर्म को बढ़ावा दिया और कुषाणों में जो कनिष्क था यह बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। यानी आत्मसातीकरण का मतलब हो गया कि भाई जो शक, कुषाण और ऊन थे, ये विदेशी होने के बावजूद भी भारत के जो रीति रिवाज थे, भारत की जो सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की जो परंपराएं थी, उनको इन्होंने माना और इस प्रकार से माना कि वह किसी दूसरे देश की न होकर स्वयं की ही परंपराएं हो, स्वयं का ही धर्म हो। इसी प्रकार से इन्होंने इसका निर्माण किया। आज हमारा जो आरबीएससी के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला चैप्टर था स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, आज वो हमने पूरा कर लिया है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो प्रथम अध्याय है ये सहजता के साथ समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में नहीं भी आया है, अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट के माध्यम से या व्यक्तिगत मेरे मोबाइल के माध्यम से मुझसे वो सवाल, वो दिक्कत आप पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने और आपको संतुष्ट करने के लिए कृतज्ञ हैं। हमारा ये जो स्वर्णिम भारत वाला अध्याय है, इसमें एग्जाम की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो ये 5 नंबर का है और इसमें 1 नंबर का एक प्रश्न आता है और 4 नंबर का एक प्रश्न आता है। मैंने जो 1-1 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने साथ के साथ आपको सोल्व करवाए हैं। अब ये जो 4 नंबर के प्रश्न हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें आता है अशोक के दंभ का सार बताइए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कनिष्क का योगदान बताइए। समुद्रगुप्त का सांस्कृतिक योगदान, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सम्राट अशोक का व्यक्तिगत जीवन, राष्ट्रकूट और पल्लव वंश, महाजनपदकालीन शासन व्यवस्था। ये जो आदि प्रश्न है ये आरबीएससी ने बार बार पूछे हैं
और आरबीएससी के जितने भी प्रैक्टिस सेट है या आरबीडी है, इनमें भी ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। तो धन्यवाद साथियों।